नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। आज 23 जनवरी है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्मरण से, जिसमें दिया हुआ है कि किसानों की जिद ने बंद किए बातचीत के दरवाजे। आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर किसान और सरकार के बीच में 11 दौरे की बातचीत हो गई, लेकिन वो भी जो बातचीत रहा बेनतीजा रहा। और इसको लेकर सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और कहा कि 1.5 साल के लिए कानून को स्थगित करना इससे अच्छा ऑफर नहीं हो सकता था। और अब जो सरकार जो है आगे इनसे बात नहीं करेगी, तो बातचीत के रास्ते जो हैं वो बंद हो गए हैं। वही अगली खबर भी हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्मरण से ही। इसमें दिया हुआ है कि हाईवे साथी होने पर ही यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर की अनुमति। यमुना एक्सप्रेसवे जो कि नोएडा से लेकर आगरा तक बना हुआ है, उस पर सरकार ने फैसला कर दिया है कि सफर के लिए हाईवे साथी ऐप मोबाइल फोन में होना जरूरी है। दोनों ओर जीरो पॉइंट पर इसकी जांच के बाद ही एक्सप्रेसवे पर सफर करने की अनुमति मिलेगी। गति सीमा का उल्लंघन होने पर ऐप चालक को सचेत करेगा। और एक्सप्रेसवे पर हादसों को रोकने और वाहन चालकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए प्राधिकरण ने ऐप अनिवार्य कर दिया है। तो अगर आपको यमुना एक्सप्रेसवे पर यात्रा करना है तो ये आपको रखना ही पड़ेगा। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण से लिया। इसमें दिया है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका पर डाटा चोरी करने का केस दर्ज। आपको बता दें कि फेसबुक के ग्राहकों से डाटा चुराकर भारत में चुनाव को प्रभावित करने के आरोप में ब्रिटेन के 2 कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका और ग्लोबल साइंस रिसर्च के खिलाफ शिकंजा कस गया है। सीबीआई ने दोनों कंपनियों और उनके प्रतिनिधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि चुनाव हुए थे और इसमें ये पाया गया कि जो ये ब्रिटेन की 2 कंपनियां हैं वो फेसबुक से डाटा चुराकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रही थी। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्मरण से ही है, जिसमें दिया है कि गणतंत्र दिवस पर इस बार कम होंगे दर्शक, ज्यादा होगी झांकियां। आपको बता दें कि कोरोना को देखते हुए जो दर्शकों की संख्या है वो कम कर दी गई है और झांकियों की संख्या बढ़ गई है। आपको बता दें कि झांकियां जो है पहले और साल 24 हुआ करती थी, इस साल बढ़ाकर 32 कर दिया गया है। तो वही आपको बता दें कि परेड की लंबाई भी छोटी कर दी गई है। पहले परेड जो है वो विजय चौक से शुरू होकर लाल किला तक जाता था। हालांकि झांकियां लाल किला तक जाएंगी, लेकिन जवान जो हैं वो उससे पहले ही यानी कि 8.6 किलोमीटर की दूरी तय न करके 3.3 किलोमीटर की ही दूरी तय करेंगे। वही अगली खबर इससे ही संबंधित है। राजपथ पर अयोध्या की राम मंदिर की झांकियां देख सकते हैं इस बार। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस की परेड में राजपथ पर इस साल उत्तर प्रदेश की झांकी में प्राचीन शहर अयोध्या की धरोहर राम मंदिर की प्रतिकृति, दीपोत्सव और पौराणिक ग्रंथ रामायण की विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बन रही है, उसका आप झांकी दे सकते हैं उत्तर प्रदेश की झांकी में। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से ही। इसमें दिया है कि गुजरात में पुलिस अधिकारियों को बॉडी कैम लगाना पड़ेगा। आपको बता दें कि गुजरात के पुलिस के निरीक्षक और उप निरीक्षक को अब बॉडी कैम लगाने की जरूरत है। अधिकारी नागरिकों के साथ पुलिस के अभद्र व्यवहार और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। मोबाइल से भी छोटे आकार का बॉडी कम पुलिस अधिकारियों के कंधे पर लगा रहेगा और यह ऑनलाइन कंट्रोल रूम से जुड़ा रहेगा, जिससे अधिकारी पर लगातार नजर रखेगी और पुलिस के कामकाज को अधिक पारदर्शी बनाया जा सकेगा इसके माध्यम से। तो अभी गुजरात पुलिस ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। अब देखने वाली बात है कि अन्य राज्य जो हैं इस पर कितना बल देते हैं। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्मरण से लिया। इसमें दिया है कि वैक्सीन डिप्लोमेसी ने पकड़ी रफ्तार। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन जो कि 2 तरह के टीके का निर्माण भारत में किया गया है और भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी ने और रफ्तार पकड़ ली है। शुक्रवार को रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण 3 पड़ोसी देश म्यांमार, मॉरिशस और सेशल्स को भारत ने उपहार के तौर पर कोरोना वैक्सीन भेजी। साथ ही भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से करार करने वाले देशों को भी वैक्सीन निर्यात की जाने लगी है। सबसे पहले ब्राजील और मोरक्को को वैक्सीन की पहली खेप भेजी गई है। तो भारत लगातार जो है वो वैक्सीन डिप्लोमेसी जो है उस पर अपना
रफ्तार बढ़ाते जा रहा है। सबसे पहले भूटान और मालदीव को, उसके बाद बता दें आपको बांग्लादेश को, और अब सेशल्स, मॉरिशस और म्यांमार को भेजा गया है। तो वही ब्राज़ील और इन सब देशों को भी भारत जो है वो वैक्सीन की सप्लाई कर रहा है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्मरण से है कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वीं जयंती है और इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री आज कोलकाता रहेंगे और वहाँ पर वो एक उनके चिट्ठियों से संबंधित जो एक पुस्तक है उनका विमोचन करेंगे, और इसके अलावा उनके नाम पे सिक्के और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। वही अगली खबर हमने द हिंदू पेपर से लिया है। इसमें दिया हुआ है कि कोरोना महामारी के कारण 2020 में यूपीएससी के एक अटेम्प्ट जो लोग नहीं दे पाए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को विचार करने को कहा था। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि उन लोगों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं दिया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने वर्बली, मौखिक रूप से ये कोर्ट को सूचना दी है, लिखित अभी नहीं दिया गया है। वही अगली खबर हमने जनसत्ता से लिया है। इसमें दिया हुआ है कि जारी रहेगी शीतलहर, पहाड़ों पर बारिश बर्फबारी के आसार। जनवरी का महीना खत्म होने का है, लेकिन उत्तर भारत में अब भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड अभी कुछ दिन और इसी तरह ठिठुराएगी। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से। इसमें दिया है कि कल बिहार सरकार के एक फैसले, जिसमें दिया है कि बिहार आपत्ति लेख साइबर अपराध, और शीर्ष पुलिस अधिकारी ने सोशल मीडिया को लेकर जारी किया पत्र, जिसमें दिया हुआ है कि अगर आप किसी नेता, मंत्री, अफसर के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र बातें लिखते हैं तो आप पर आईटी एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा और आपको गिरफ्तारी भी हो सकती है, जिसको लेकर काफ़ी इसका जो है विरोध हो रहा है बिहार में। अगली खबर भी जनसत्ता से हमने लिया है, जिसमें दिया हुआ है कि परमाणु हथियारों पर रोक की पहली संधि लागू। आपको बता दें कि परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाली अब तक की पहली संधि शुक्रवार को प्रभावी हो गई। दुनिया की सर्वाधिक घातक हथियारों से निजात दिलाने के लिए इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया गया। हालांकि परमाणु हथियारों से लैस देशों ने इसका सख्त विरोध किया है। संधि को 24 अक्टूबर 2020 को 50वां अनुमोदन प्राप्त हुआ और यह 22 जनवरी से प्रभावी होगा। तो परमाणु हथियारों को रोक लगाने के लिए एक संधि जो है वो पारित की गई है। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से ही। इसमें दिया हुआ है कि ट्रैक्टर जुलूस, आज दिल्ली कूच करेंगे पंजाब और हरियाणा के किसान। आपको बता दें कि लगातार कृषि कानून का विरोध करते हुए जो हरियाणा पंजाब के किसान हैं वो दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और 26 जनवरी को वो ट्रैक्टर जुलूस निकालने वाले हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दिल्ली पुलिस की अनुमति के बगैर आप ट्रैक्टर रैली नहीं निकाल सकते हैं, यानी दिल्ली पुलिस के हाथों में सौंप दिया गया है। वही बता दें आपको कि लगभग 30,000 से अधिक ट्रैक्टर वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। वही अगर हम बात करें बिहार में मौसम को लेकर, तो दिन में खिलेगी धूप, सुबह और शाम रहेगी ठंड, ऐसा मौसम विभाग ने बताया है। और सुबह में घने कोहरे की स्थिति शुक्रवार को भी बनी रही। आज भी घना कोहरा है पटना में और बिहार के अन्य जिलों में, लेकिन दिन में धूप निकलने की संभावना है। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान पेपर से। इसमें दिया हुआ है कि पटना विश्वविद्यालय में छात्रावासों में इस साल नहीं होगी सरस्वती पूजा। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस साल पटना विश्वविद्यालय के छात्रावासों में सरस्वती पूजा का आयोजन नहीं किया जाएगा। अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया है। इसमें दिया है कि संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति में 25 अंकों का ग्रेड, उम्र सीमा में भी छूट। नियोजित कर्मियों की सेवा शर्तों में किए गए अहम बदलाव। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने संविदा कर्मियों को सरकारी नौकरियों में नियमित सेवा के लिए विशेष छूट देगी। अगर नियोजित कर्मी नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो उन्हें वेटेज भी दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक सालाना की दर से अधिकतम 25 अंक को वेटेज के रूप में दिया जाएगा। और इसके अलावा नियोजित कर्मी जितने समय तक कार्य करेंगे उस अवधि के समतुल्य अवधि की छूट उन्हें अधिकतम उम्र में भी दी जाएगी। तो राज्य सरकार ने संविदा कर्मियों के लिए सरकारी सेवा में जुड़ने को लेकर एक बहुत ही छूट दिया है। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि अप्रैल में सभी थानों में कर सकेंगे आप ऑनलाइन शिकायत। बिहार के जो पुलिस महकमा ने इस वर्ष अप्रैल से 9 ऑनलाइन सुविधाओं की शुरुआत करने जा रही है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के तहत मार्च के अंत तक सभी 900 थानों में ऑनलाइन
ऑनलाइन करने का काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद पुलिस विभाग एक पोर्टल लॉन्च करेगी और फिर पोर्टल के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन शिकायत से लेकर सीनियर सिटीजन रजिस्ट्रेशन सहित 9 ऑनलाइन सुविधाओं की शुरुआत कर दी जाएगी। तो बिहार के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया हुआ है कि शिक्षक नियोजन में पारदर्शिता की तैयारी, ऑनलाइन हो सकती है प्रक्रिया। आपको बता दें कि शिक्षक नियोजन का 90% कार्य पूरा हो गया है और जो अभ्यर्थी हैं टीईटी पास वो गर्दनीबाग में धरना पर बैठे हुए हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने शिक्षक नियोजन अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुलाकात की। चर्चा में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराने की मांग की। प्रधान सचिव संजय कुमार ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि विभाग इस दिशा में गंभीर है। अभ्यर्थियों के मुताबिक उम्मीद है कि नियोजन की प्रक्रिया फिर जल्दी ही शुरू हो सकती है। इधर प्राथमिक शिक्षा नियोजक मामले में शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय मंथन चल रहा है और सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया हुआ है कि बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के छात्रों ने किया हंगामा। नामांकन लिए हुए 3 वर्ष हो गए लेकिन अब तक नहीं हुई परीक्षा। तो ये काफी गंभीर मामला है। 3 वर्ष नामांकन के हो गए और ऐसे में परीक्षा नहीं लिया जा रहा है। छात्रों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वही शिक्षक नियोजन से ही अगला खबर है। दैनिक भास्कर से हमने लिया है कि शिक्षक अभ्यर्थियों की वार्ता विफल। कहा मांग पूरी नहीं होने से पहले यहां से टस से मस नहीं होंगे। शिक्षक अभ्यर्थी भी इस बार आर पार की मूड में है और गर्दनीबाग में डेरा जमाए हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी, यानी कि ओपन काउंसलिंग और नियोजन पत्र की जो है मेधा सूची का प्रकाशन, नियोजन पत्र बांटने की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, तब तक वो वहां से टस से मस नहीं होंगे। सरकार को इस पर विचार करना ही होगा। अगली खबर भी दैनिक भास्कर सामने लिया है। इसमें दिया है कि कोरोना टीकाकरण में यूपी और दिल्ली से आगे निकला बिहार। 7वें देश में 7वां स्थान है। और बता दें आपको कि बिहार में रोज सप्ताह में 2 दिन जो है वो टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई है और देश में 7वां स्थान है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश को भी बिहार ने पीछे कर रखा है। वही अंतिम खबर हमने लिया है दैनिक भास्कर से। इसमें दिया हुआ है कि नेट पास पर अभ्यर्थियों को पीजी के लिए 31 दिसंबर का मौका। जब वैसे छात्र जिन्होंने नेट की परीक्षा पास कर ली है लेकिन अभी वो एमए की परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं, कोरोना और लॉकडाउन के कारण जो है विश्वविद्यालयों में परीक्षा लंबित रहे, उनको यूजीसी के द्वारा एक मौका दिया गया है कि 31 दिसंबर तक आप एमए की डिग्री अपनी पूरी कर लें। आपका नेट का जो सर्टिफिकेट है वो आपको वैध हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो वो अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो ये थी आज देश और पटना से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने कमेंट करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।